हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। अगर दुनिया में तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है तो देश का नाम हिंदुस्तान है मेरे भाइयों बहनों। 5 साल के लिए चुने गए हैं, 2 साल में तो कुछ किया नहीं, आगे कुछ करने की कोशिश करें। हम गांव गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए। किसानों को मदद करने के लिए उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। खुद के डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है तो देश में क्या हालत होगी। करीब करीब 3.25 करोड़ परिवारों को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे उनको दे दिए गए। अपने कारोबार को बढ़ाइए और 1-2 नौजवान को रोजगार भी दे दिए। तो आज कहां है रुपया? 67, 68। तो 56 इंच की छाती और 58 इंच का रुपया, कहां गई वो छाती और कहां गया रुपया? बताइए ना मोदी जी, किस चीज का जश्न? विकास ही है जो आपको ताकतवर बनाता है, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होने देता है। बर्बादी गुलशन की खातिर एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। HTP हम तो पूछेंगे आज कुछ अलग है। आज हमने, चूंकि ऐसा मसला है कि जिस पर सीधी बहस होनी चाहिए और इस पर शोर नहीं होना चाहिए, हमने सीधे सीधे सिर्फ 2 मेहमान बुलाए हैं। आज मोदी सरकार को पूरे 2 साल हो गए हैं। बीजेपी और सरकार जश्न में डूबी हुई है। सरकार का कामकाज जनता तक पहुंचाने के लिए हर माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार से यह भी पूछ रहा है आखिर कहां है उसके वादे, कहां है विकास। इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। आज हमारे साथ हैं 2 मेहमान, बीजेपी की तरफ से उसके प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सांसद, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि राय क्या है लोगों की। अलग अलग सर्वे आए हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन हम आपसे रोज एक सवाल पूछते हैं। आज का बड़ा सवाल आपको याद दिला दे। आज हमने आपसे पूछा है, क्या मोदी सरकार के 2 साल में देश के अच्छे दिन आए? अगर आपका जवाब है हां तो HTP स्पेस Y लिखिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP स्पेस N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर और अपनी राय #HTP और सरकार के 730 दिन इनके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय को शेयर कर सकते हैं। आपकी राय हम लगातार इसी शो के अंदर दिखाते रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आप ही से मैं ये सीधे सीधे सवाल का जवाब चाहूंगा कि बीजेपी की कोशिश है ये बताने की कि उनका प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के लोगों से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि जब इस प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की कि आप गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए तो वो आंकड़ा 1 करोड़ तक चला गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज एक बात कही, देश बदल रहा है, कुछ लोगों का दिमाग बदल नहीं रहा है। इशारा शायद कांग्रेस की ओर। देखिए, मुझे आप कुछ 2-3 मिनट दें, मैं जल्दी संक्षेप में कहूँगा। जी बिल्कुल। हम बधाई देते हैं, नई सरकार 2 वर्ष हुए हैं, जनादेश है
मैं समझता हूँ 30 साल 40 साल में ऐसा जनादेश नहीं मिला कि अपने आप में सत्तारूढ़ बहुमत और एनडीए का 323। लेकिन दुर्भाग्य ये है, सुमित जी आवाज आ रही है मेरी? जी आकाश बोल रहा हूँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सुमित जी आवाज आ रही है? जी आकाश बोल रहा हूँ और आपकी आवाज अभिषेक मनु सिंघवी जी बिल्कुल साफ आ रही है। जी 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 दुर्भाग्य ये है कि प्रचार में बहुत सशक्त हैं, नारों में, भाषण में, जुमलों में, गिमिक्री में, समारोह में, लेकिन जमीनी सच क्या है? मैं लिटरली 2 मिनट लूंगा सिर्फ आपकी अनुमति से। बिल्कुल। आप 3 या 4 महत्वपूर्ण सेक्टर देख लीजिए। कृषि में हमारी देश के 60% लोग हैं। ये 1 करोड़ की बात करने से क्या फायदा कि गैस कनेक्शन छोड़ दें। 60% हमारी आर्थिक व्यवस्था कृषि पे आधारित है। उसका पिछले वर्ष मोदी सरकार के पहले वर्ष में 1.1% ग्रोथ हुआ है, 1.1। उसके पिछले वर्ष हमारे अंतिम वर्ष में 4.17 हुआ। औसतन 10 वर्ष में हमारा 3 से ज़्यादा हुआ और 3 और 4 कृषि में बहुत ऊंचा माना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं जब आपके 60% लोग इस प्रकार से बेरहमी से मर रहे हैं? 1.1 की ग्रोथ देके अगर आपके यहाँ पर 40% जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है, जनसंख्या भारत की 40% ड्राउट अफेक्टेड अगर होगी और इस प्रकार के ग्रोथ होगी तो क्या करेंगे आप एक दूसरा लें बड़ा संक्षिप्त में उदाहरण, आर्थिक व्यवस्था। 16 महीने से निर्यात गिर रहा है सीधा हर महीने। रुपया और डॉलर का जो है गिरावट 16% हो चुकी है। हमारे आने से पहले आते ही इनके शुरू हो गई और अभी तक चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार, सबसे महत्वपूर्ण। टेप में है माननीय प्रधानमंत्री के जुमले और वायदे। हम 10 करोड़, याद रखिए 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ प्रति वर्ष का वायदा। 10 करोड़ प्रति वर्ष हुआ कितना है? 1,34,000 15-16 में। हमने जो आंकड़े पब्लिश हुए 2009 के, उसमें 12 लाख किया, लेकिन हमने कभी 10 करोड़ का वायदा नहीं किया। तो देखिए, भाषण में जुमले कह के आगे निकल जाना। आप विदेश नीति लीजिए, आप झूला झूलते हैं चीन से, और जब हमारा एनएसजी का मेम्बरान सदस्यता आती है तो चीन हमारे को रोकता है। जब असद मसूद को आतंकवादी घोषित करना होता है तो चीन विरोध करता है। आप बार बार पाकिस्तान जाते हैं और अपने जो विक्टिम की हैसियत है आपकी, उसको बराबरी कर लेते हैं उस देश से जो निर्यात कर रहा है और स्पॉन्सर कर रहा है आतंकवाद को। ये बराबरी किसी सरकार में नहीं हो सकती। जो भारत और पाकिस्तान की बराबरी सरकार ने की है पठानकोट में, उस टीम को बुला के जो 2 दिन बाद जाके आपको गालियां दे के सब कुछ नकार के वापस चली गई। ठीक है अभिषेक जी, आप इजाजत दें, आप इजाजत दें तो मैं एक एक करके इनके जवाब लेता हूं। आर्थिक हो गया, कृषि हो गया, सामाजिक हो गया। हाँ ठीक है, और मैं आपके पास लौटूंगा। सामाजिक देख लीजिए, इतना विभाजित देश, इस प्रकार से सत्तारूढ़ मंत्री और सत्तारूढ़ ऑफिस बेरर्स बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के जो वक्तव्य देते हैं दिन प्रतिदिन, और माननीय प्रधानमंत्री इतने सशक्त वक्ता हैं, चुप्पी साधते हैं, आपसी वैमनस्य फैलता है, विरोधाभास होता है, एक बहुत ही प्रोवोकेटिव वातावरण बनाया जाता है, उसके लिए दिन प्रतिदिन ऐसे बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ये क्या चीज हो रही है? ठीक है अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपकी बात बड़े धैर्य के साथ डॉक्टर संबित पात्रा ने भी सुनी। संबित जी, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोजगार की अगर बात करें तो 10 करोड़ का वादा, कांग्रेस ने उसका औसत निकाला है कि 2 करोड़ जॉब 1 साल के अंदर, लेकिन जो वास्तविकता ये है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,34,000 रोजगार ही पैदा हुए। रोजगार से शुरू करते हैं क्योंकि जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो सवाल उठाए हैं, मैं सिलसिलेवार तरीके से उनका जवाब देता हूं। पहला, जैसा आपने कहा रोजगार पर, देखिए आपने बिल्कुल सही औसत निकाला कि लगभग वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमने किया था। ये वादा हमने पूरा किया है। कैसे किया है? अभिषेक मनु सिंघवी जी ने और कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन्होंने केवल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रोजगार के विषय में बात की, उस रोजगार के विषय में बात की जो सरकार देती है। 125 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, ये तो हमने नहीं कहा था, ये संभव भी नहीं है, आप भी जानते हैं। मगर रोजगार देंगे कैसे? मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा की जो योजना है उसमें जिस प्रकार का लोन दिया गया, जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर बनाया गया,
4 करोड़ लगभग 3.37 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन पहुंचाया गया। जब एक मुद्रा लोन कोई व्यक्ति लेता है तो वो अपने कोई दुकान शुरू करता है, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक शुरू करता है, कोई रेडी पटरी के लिए लोन लेता है, तो स्वाभाविक रूप से वो 2 लोगों को और भी एम्प्लॉय करते हैं। तो अगर हमने 4 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन दिया है तो आप इसको इंटू 2 कर दीजिएगा, तो एक तरह से 8 करोड़ लोगों को हमने एंगेज किया है इन द डायरेक्शन ऑफ जॉब क्रिएशन। जो वादा हमने किया वो पूरा किया। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान के विषय में और चाइना के विषय में अभिषेक जी कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए अभिषेक जी, हम लोग आपस में, अभिषेक जी हम लोग अपोजिशन के लीडर हो सकते हैं मगर मैं आपका सम्मान करता हूं। जब आपने कहा कि झूला झूले प्रधानमंत्री, देखिए ये झूला झूलना नहीं होता है। ऑप्टिक्स हैज इट्स इंपॉर्टेंट पोजीशन इन डिप्लोमेसी। कम से कम मैं तो गर्व के साथ कहूंगा हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो झूला भी झूल के डिप्लोमेसी कर सकते हैं। सोचिए 10 वर्षों तक एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो झूले के पास भी नहीं खड़े हो सकते थे। झूला झूलना तो बहुत दूर की बात है। चाबहार के बारे में तो आपने सुना होगा, 3-4 दिन पहले ही ईरान में जिस प्रकार चाबहार पे दस्तखत हुए हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इकोनॉमी के विषय में अभिषेक जी ने कहा, अभिषेक जी ब्रिक्स, जिस ब्रिक्स में आई अर्थात इंडिया गिरने वाला था, उस ब्रिक्स में आज इंडिया सबसे सशक्त रूप में खड़ा है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में आज इंडिया की इकोनॉमी सबसे लार्जेस्ट ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे विश्व के एजेंसीज कह रही हैं, वर्ल्ड डाटा कह रहा है। आईएमएफ ने क्या कहा? आईएमएफ ने, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड ने कहा, इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ। और ये कोई मोदी जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के संबित जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों जो बहस कर रहे हैं पूरे तथ्यों पर कर रहे हैं। आज शोर बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो हमारा आज का मकसद भी था। और आपसे एक बात जानना चाहूंगा डॉक्टर सिंघवी कि अगर वाकई जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कांग्रेस का और यूपीए सरकार का काम इतना अच्छा था, तो 2 साल के अंदर क्यों आप 14 राज्यों से सिमट कर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 7 राज्यों में रह गई, जबकि इतने ही समय में बीजेपी 6 राज्यों से बढ़कर 14 राज्यों के अंदर चली गई। जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि ये सरकार काम कर सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी अभी बीजेपी ने मेरे हर वक्तव्य को प्रमाणित कर दिया। रोजगार का उत्तर बड़ा रोचक मिला। रोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों के आधारित पे बीजेपी में नहीं होता है। रोजगार मिलता है लोन देने से या कोई और फिगर कोट करने से। मैं बड़ा इसको रहस्यमय समझता हूं। आपके खुद के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें ये 4 करोड़ 3 करोड़ कहाँ है मैं जानता नहीं। आपने 1,34,000 रोजगार किया है खड़ा, उसके अलावा कोई आंकड़ा नहीं है। चीन ने क्या आपका विरोध किया एनएसजी के लिए, उसका कोई उत्तर नहीं है सिवाय एक जुमले और भाषण के अलावा। चीन ने असद मसूद के बारे में, आतंकवाद के विषय में विरोध किया, उसका कोई उत्तर नहीं है। अब आप आए चुनाव पे। अच्छा, मैं एक चीज बोलना भूल गया, दाल की जो कीमतें हैं मैं समझता हूं कोई सोच नहीं सकता, कोई स्वप्न नहीं ले सकता। अब जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, हम 10 वर्ष मेरे सवाल पे भी आता हूं। शासन कर रहे थे जी, सेवा कर रहे थे जी, सेवा कर रहे थे। 10 वर्ष में अगर सत्तारूढ़ विरोधी एक प्रवृत्ति होती है तो समझ में आती है। क्या आप भूल रहे हैं कि उस 10 वर्ष के दौरान लगभग 15 प्रदेशों में हमारी सरकारें थी, 8-9 सीधी और 5-7 गठबंधन में। तो ये समय का फेरबदल होता है। अभी हम दिल्ली बीजेपी हारी है, बिहार बीजेपी हारी है। तो ये चीजें जो हैं आज भी इस पूरे चुनाव में जो अभी हुआ, अगर आप सब असेंबली सीट को जोड़ लें तो हमारे बीजेपी से कहीं ज्यादा आए हैं। हमारी स्ट्राइक रेट भी बीजेपी से ज्यादा है। बीजेपी क्या कह रही है आपको? एक असम जीता है जहां की 15 वर्ष हमारी सरकार चली है, कहीं भी और शून्य है। तमिलनाडु में 1 सीट का इतना हल्ला हो रहा है केरला में कि जैसे समझते हैं कि चुनाव ही जीत गए। डॉक्टर सिंघवी, तो आज कांग्रेस जिस स्थिति में उससे आप संतुष्ट हैं क्या? सरकार में आए हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? हैं? आज कांग्रेस जिस स्थिति में है उसको लेकर आप संतुष्ट हैं क्या? उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। हमें बहुत सुधार करना है, सत्तारूढ़ विरोधी सेंटिमेंट के बावजूद हमें सुधार करना है। और कई प्रदेशों में जहां की हम ऐतिहासिक रूप से रहे हैं वापस आना है, और हम इसमें पूरी तरह से नतमस्तक होकर लगेंगे। लेकिन ये समझना कि 10 वर्ष तक हम यहाँ कैसे थे, आखिर पिछले वर्ष तो आए, 2 वर्ष तो हुए इनको आए हुए,
ठीक है, मैं उसी आपके प्रश्न ठीक, को उल्टा बिल्कुल, बोल बिल्कुल। सकता हूं कि इतने बुरे थे हम तो 10 वर्ष तक कैसे थे हम? नहीं बिल्कुल, और मजबूत विपक्ष देश के लिए बेहद जरूरी है, इसमें भी कोई शक नहीं। संबित जी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, अगर अभी देना चाहें। देखिए, पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अपने पहले प्रश्न में अभिषेक जी ने ड्रॉट मिटिगेशन, मतलब जो सूखा की परिस्थिति है उसके ऊपर प्रश्न उठाया था कि सरकार क्या कर रही है। क्या कर रही है ये तो बताऊंगा, मगर सूखे की परिस्थिति आई क्यों? क्योंकि इरिगेशन जो कि एक बहुत बड़ा काम होता है, पिछली सरकार कर नहीं पाई थी। 60 70 वर्ष बीत गए इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का अधिकांश भाग इरिगेशन प्राप्त नहीं कर पाया। इस सरकार ने इसी बजट में 28 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेटेड करने का जो प्रण लिया है और उसके लिए जो मनी रिलीज किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ड्रॉट के बारे में, सूखे के बारे में बात करें तो आप जानिए कि पिछली सरकार के पास विजन नहीं था। आप बार बार चाइना और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार का विदेश नीति के ऊपर आज तक कभी उंगली उठी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ अब 18,000 लोगों को भिन्न भिन्न देशों से किस प्रकार हम छुड़ा के हिंदुस्तान वापस ला पाए, और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के कार्यवाही के कारण दूसरे देशों ने भी हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लोगों को अपने माध्यम से छुड़ाइए, और हम सक्सेसफुली ये काम कर पाए हैं। तीसरी बात, जहां तक आपका कहना है कि असद मजहूर को चीन ने ग्रांट नहीं किया, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इत्यादि का, आपको जान के खुशी होगी कि उसको रेड कॉर्नर नोटिस हो गया है, ये हम सक्सेसफुल हो गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 28 मई 2010 में शहीद लतीफ, जो कि पठानकोट का मास्टरमाइंड था, पाकिस्तान से आपकी सरकार ने उस कुख्यात आतंकवादी को बनारस के जेल से एक गुडविल जेस्चर के रूप में छोड़ा था, और ये अभी 5-7 दिन पहले ही लगभग सभी अखबारों में छापा गया था कि किस प्रकार 2008 में मुंबई हुआ। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, उसके बावजूद भी आपने लतीफ को छोड़ा, और वही लतीफ आज देखिए पठानकोट का हमला करके चला गया। ठीक है, ओके, इसलिए आपकी विदेश नीति अच्छी मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको एक डॉक्टर सिंह जी आपके बात करूं। जी 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 जी, नहीं आप बात पूरी करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि फ्रॉम अ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर टू अ डिटरमाइंड प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन दोनों होते हैं। क्या क्या हमने कमिट किया ये तो मैं बताऊंगा, मगर सबसे बड़ी बात जो हमने की नहीं, और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है सरकार का, कि एक पैसा एक ढेला इस देश का हमने लूटा नहीं। 14 से 15 लाख करोड़ रुपए विगत 10 वर्षों में देश का लूट लिया गया। इससे बुरा क्या हो सकता है? एक पैसा हमने, एक चवन्नी तक इस सरकार ने देश का मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया। ये मोदी सरकार की इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इसकी जितनी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप चाहे प्रधानमंत्री के भाषण सुन लें अलग अलग, या बीजेपी के दूसरे नेताओं के, और जैसे डॉक्टर संबित पात्रा भी अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का एक भी दाग इस सरकार के ऊपर लगा नहीं है, और लगातार हमले पिछली यूपीए सरकार पर होते हैं, उसका जवाब देना चाहेंगे? पिछली यूपीए सरकार ने सब आरोपों पे अत्यधिक रूप से गठबंधन के पार्टनर्स के विरुद्ध क्रिमिनल केसेस किए। जहां जहां कोई भी आरोप हुआ वो केसेस चल रहे हैं, उसको हल करने का प्रयत्न किया। कोल स्कैम को ये गिनते हैं लूटना, ये नहीं समझते कि कोल, जिसको कोल स्कैम कहते हैं, 93 से लेकर 2014 तक सभी सरकारें, बीजेपी उसमें पूरी तरह से लिप्त है, एक ही नीति फॉलो करती थी। इनके खुद के मुख्यमंत्री ने उसी नीति को करने को कहा। ये तो बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये नीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम नतमस्तक हैं उसके लिए, लेकिन वही नीति थी जो वाजपेयी सरकार ने की, जो हमने की और इनके प्रदेश सरकारों ने मांगी। जहां जहां क्रिमिनलिटी आई वहां पर एक्शन लिया गया, इस्तीफे लिए गए, कानून को लागू किया गया। तो मैं समझता हूं छुपाना एक तरफ भ्रष्टाचार और उस पर कठोर कदम लेना दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके विरुद्ध कोई भी आरोप रहा हो, जिसके विरुद्ध केस नहीं चला हो। और आज आपके जब आरोप आते हैं तो राजस्थान से लेके क्या आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? बीजेपी वाले अपनी सरकार की, व्यापम की जी, या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कोई स्कैम नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी बातों को कवर करना है, इसलिए संबित जी एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस ने उठाया है, और मेरे ख्याल से देश में भी कई लोग ये सोचते होंगे। 3 वर्ष लगाए। सिंघवी जी एक मिनट, थोड़ा सा 3 वर्ष
मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का 1/3 हिस्सा सूखे की चपेट में है। ये एक बड़ा सवाल है। ये कैसे है कि प्रधानमंत्री जो कि लोगों से इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो अभी तक किसानों के इलाके में कोई बड़े तौर पे समझने के लिए वो किसानों से मिले नहीं, दौरा नहीं किया उन इलाकों का, ऐसा क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए बड़े ध्यान से मैं इसका उत्तर देता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ड्रॉट सिचुएशन है, सूखे के सिचुएशन के बाद जो 11 राज्य सूखे की चपेट में है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बुलाया गया। 2-2, 3-3 घंटे प्रत्येक मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग बैठ के पूरे ब्लूप्रिंट को समझा गया, क्या राज्य की आवश्यकता है, क्या उनको देना है, क्या परेशानियां हैं, और पूरा दिन एक राज्य के पीछे लगा के प्रधानमंत्री ने पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। खुद आप मुख्यमंत्रियों से पूछे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, वो तो हमारे नहीं हैं, हमारे पार्टी के नहीं हैं, दूसरी पार्टी के हैं, मगर भूरी भूरी तारीफ प्रशंसा की है सिद्धरामैया जी ने कि देखिए प्रधानमंत्री ने वाकई हमारे बात को सुना है और जो चाहिए वो दिया भी। आप जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है एसडीआरएफ के फंड को देख लीजिए, डबल कर दिया हमने एसडीआरएफ के फंड को, और राज्य आज उसके कारण से बहुत अच्छे तरीके से अपने इस सूखे के मिशन में कामयाब हो रही है। मेरे पास समय कांग्रेस की सरकार जब थी तो आपकी बात समझा मैं, 5,000 कर नहीं, मेरे पास समय कम है। डॉक्टर सिंघवी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बचा है और मैं आपकी क्लियर राय उसके ऊपर चाहता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 अप्रैल से पहले पार्लियामेंट के जरिए जीएसटी पास करा लिया जाएगा, जो कि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप आज ये साफ तौर पे वादा कर सकते हैं कि इसमें कांग्रेस वो भूमिका निभाएगी जो एक मजबूत विपक्ष को निभाना चाहिए, देश को सर्वोपरि रखते हुए? नहीं, आपकी आवाज टूट रही है। क्या पास किया जाएगा, किसकी बात की? कांग्रेस जीएसटी बिल पास करेगी जो देश के लिए बेहद जरूरी है, सारी राजनीति भुलाकर। देखिए, दो उत्तर देना चाहता हूं मैं। आपने जीएसटी का, मैंने सुना नहीं था। पहली बात, जो कुछ मैंने अकाल के विषय में कहा वो मैंने नहीं कहा। उच्चतम न्यायालय ने अपने औपचारिक आदेश में कहा है कि 40% देश अकाल के अंदर है, जनसंख्या 40% इस देश की अकाल के अंतर्गत है। ठीक है डॉक्टर सिंह, समय कम है। केंद्र सरकार पूरी संपत्ति रिलीज नहीं कर रही है। नंबर 2, जीएसटी में सिवाय अहंकार के और जिद के 2 बातें मान गए हैं 6 महीने 8 महीने नष्ट करके ये सरकार। डॉक्टर सिंह, मान भी लीजिए कि अहंकार था इस सरकार का, आर्थिक पर देश के बारे में सोच के कांग्रेस क्या पास करेगी? हाँ, मदद करेगी तो देश के बारे में सोच के ही जो तीसरा मुद्दा रखा, इनके खुद के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने माना, उसको मान लें तो कल हो जाएगा जीएसटी। आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि जीएसटी का 2-2.5 वर्ष तक आज के वित्त मंत्री, आज के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा विरोध किया, उस बात को भूल गए। 2.5-3 वर्ष तक सबसे ज्यादा विरोध किया। हम तो सहमत हैं। एक मुद्दा बचा है, उस मुद्दे में भी सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो सुझाव है वो हमारे प्रस्ताव के ऊपर है। अब वो नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं? आखिरी 30 सेकंड संबित पात्रा जी। मैं ये आखिरी 30 सेकंड जीएसटी के विषय में बोलूंगा। देखिए, जीएसटी के विषय में इसमें बार बार हमने कहा है कि ये बिल कांग्रेस का था, यूपीए की सरकार लेके आई थी। यूपीए की सरकार ने ही जो पॉइंट्स वो अभी कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स होना चाहिए, खुद जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, ना तो उनके रिकमेंडेशंस थे, ना तो वो एक्सेप्ट किए गए थे। जो चीज उनके ड्राफ्ट में ही नहीं था वो मांग अब कर रहे हैं। बार बार अरुण जी ने कहा, अ बिल कैन नॉट बिकम अ डांसिंग इंस्ट्रूमेंट बिकम स्टैंडिंग बिटवीन स्टैंडिंग कमिटीज। एक स्टैंडिंग कमिटी से दूसरी स्टैंडिंग कमिटी के बीच में नृत्य करती रही एक बिल, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और अभिषेक जी, आप तो जानते हैं, आप अगर चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड कर दिया जाए जो वो है आपका टैक्स रेट है, ये तो संभव भी नहीं है। मगर पहली बात, आप इसके लिए पार्लियामेंट में डिबेट तो करें। आप तो डिबेट के समय वॉकआउट कर जाते हैं। डिबेट नहीं होगा तो पारित कैसे होगा? हम तो इतना कहते हैं, कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट करिए। आप डिबेट भी नहीं होने देते हैं, ये बड़ा दुखद है। उसके कारण आपका जो अंजाम हुआ है असम में, केरला में, आप देखिए। प्लीज डोंट बी अ मेरे पास समय समाप्त हो गया है। डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट के लिए जो सारगर्भित भी रही। लेकिन मेरे ख्याल से जीएसटी एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि 2 साल ये सिर्फ मोदी सरकार के नहीं है, ये भारत सरकार के भी हैं।
और हर दिन अरबों रुपए का नुकसान इस देश को हो रहा है, इसीलिए सबका साथ आना यहां जरूरी है। आज एचटीपी में इतना ही, लेकिन हमारे दर्शकों की राय यहां जरूरी है। सीधा सवाल था, क्या मोदी सरकार के 2 साल में देश के अच्छे दिन आए? ढेरों मैसेज आज आए, बहुत सारे लोगों ने आज लिखा है। 81% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है, अच्छे दिन आए। ये 81% दर्शकों का कहना है, 19% दर्शक कह रहे नहीं। साथ ही साथ ट्विटर पर यही सवाल पूछा था, 71% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है, 29% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ये 29% भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी ये दिखा रहा है कि देश में मोदी सरकार के प्रति इस वक्त लोगों को बहुत विश्वास है। साथ ही साथ जो नहीं है साथ, उनको साथ लेने की जरूरत है, यह भी सरकार को समझने की जरूरत है। हम तो पूछेंगे, मैं आज इतना ही।